गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में वादा किया था, मैं 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए एक सीरीज अभी से शुरू किया है मैंने, जिसमें मैं कॉम्पिटिटिव लेवल का केमिस्ट्री आपसे डिस्कस करूंगा और आपके सामने वो सारे के सारे मटेरियल्स रखूंगा जो कॉम्पिटिटिव लेवल तक की तैयारी आपको करा देगी। इसमें हमने आपको बताया था कि जब कभी हम किसी कंपटीशन के लिए टारगेट करते हैं, हम अपना एक गोल फिक्स करते हैं कि हमें आईआईटी में जाना है, हमें मेडिकल का प्रिपरेशन करना है, हमें ओलंपियाड के लिए ट्राई करना है, या हमें इंस्पायर्ड अवार्ड के लिए कुछ मॉडल्स बनाने हैं, कुछ आइडियाज़ ढूंढने हैं। तो उन सबों के लिए हम पहले से अपने दिमाग में एक प्लानिंग कर लेते हैं और उस पर काम करते हैं। यही तरीका है सफलता पाने का भी और जीवन जीने का भी। हमें आगे की एक प्लानिंग तय करनी होती है और उस प्लानिंग के हिसाब से हम अपना काम करते हैं। अदरवाइज बिना प्लानिंग का आप कुछ करते हैं तो वो सही तरीके से एकदम सटीक नहीं होगा और आपकी आवश्यकता जो है वो पूरी नहीं होगी। आप काम तो कर लेंगे लेकिन उससे आपका जो पर्पस है वो सॉल्व नहीं होगा। तो हमें प्लानिंग कर लेनी होती है। तो सपोज कीजिए कि आपने प्लानिंग कर लिया कि आपको किसी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, किसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बैठना है। एक मैं बताना भूल गया था पिछले वीडियो में। एक होता है CHS, BHU का एक स्कूल है, सेंट्रल हिंदू स्कूल, CHS उसका नाम है, जहाँ बहुत ही कम सीट्स होते हैं एडमिशन के लिए। और मैट्रिक के बाद मैक्सिमम बिहार झारखंड के मैक्सिमम बच्चे उसमें अप्लाई करते हैं। 2-3 सीट ही होते हैं और अगर इसमें एडमिशन मिल जाए तो फिर बात ही कुछ और है, आपका एक नसीब ही सुधर जाए। तो कहना ये चाहते हैं कि हमारे पास ऑप्शंस बहुत हैं, उनमें से हमें एक ऑप्शन को टारगेट कर लेना है और उस पर काम करना है। उस पर काम करने के लिए हमारे पास जो नॉलेज हो, हमारे पास जो मटेरियल हो, उसका डेप्थ होना चाहिए, उसका वो एक माकूल मटेरियल होना चाहिए और उसी के लिए होना चाहिए। कुछ भी पढ़ने से आपको कुछ हासिल नहीं होना है और बिना किसी टारगेट के बस ऐसे ही पढ़े जाने से केवल आप साक्षर हो जाएंगे और उससे आपको बहुत सारा रिटर्निंग नहीं मिलना है। तो हम आपको इस लायक बनाना चाहते हैं कि आप जब कभी कोई भी टॉपिक पढ़ते, कोई चैप्टर पढ़ते, कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसमें आप डेप्थ में जाएं। तो डेप्थ के लिए मैंने सोचा कि आप लोगों को एक सीरीज के तहत कुछ मटेरियल उपलब्ध कराऊं। चैप्टर वाइज मैं आपके सामने वो रखने जा रहा हूं। तो मैंने उसमें सबसे पहले ज़रूरत समझा है कि तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। आपने आवर्त सारणी देखा होगा, पीरियोडिक टेबल देखा होगा और उस पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है। और अभी जो रिसेंट हम लोग पीरियोडिक टेबल देखते हैं वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो G.N. मोसले ने बनाया था। तो मोसले तक आने से पहले हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि अगर आपको पीरियोडिक टेबल को खूब अच्छे से समझना है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आना चाहिए। कुछ बातें, कुछ बेसिक बातें आपको समझ में आनी चाहिए। और उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन को हम डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में सजाएं तो वो एनर्जी लेवल्स क्या हैं, और वो एनर्जी लेवल्स एटम्स में होते हैं तो वो एटम्स क्या हैं। तो हमें शुरू करना है एटम से। एक बेसिक, एक ब्रीफ, हम आपको एकदम डिटेल में एटम के बारे में बताएंगे, लेकिन उसके लिए चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, वहाँ आपसे बात करेंगे। लेकिन यहाँ हमें केवल काम चलाना है कि हम एटम को जानें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जानें और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जान लेने के बाद हम पीरियोडिक टेबल को अक्षर से समझ जाएंगे। और कहते हैं ना कि यू कैन प्ले विथ केमिस्ट्री, यू कैन प्ले विथ पीरियोडिक टेबल, यू कैन एक्सप्लेन द पीरियोडिक टेबल इन योर लैंग्वेज वेरी कन्वीनियंटली। तो ये बातें हम इस लायक हम हो जाएंगे। तो पहले हम आपको बता दें कि ये जो तत्व हमने कहा एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स क्या है ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। 8-9 में ये सब बातें हैं ऑलरेडी। हम आते हैं सीधा एटम पे। हम सीधा आते हैं एक एटम पे जहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हमारा एम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना। एटम को हिंदी में परमाणु कहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह जो परमाणु है, सबसे पहले 2 बिहारी संत हुए, कपिल एंड कनाद। कपिल एंड कनाद, उन्होंने कहा कि
दुनिया के जितने भी तत्व हैं, जितने भी सब्सटेंस हैं, वे सभी एक सूक्ष्म कण से बने हुए हैं, उनको परमाणु कहा जाता है। जैसे आत्मा परमात्मा का रिलेशन है, कंसेप्ट है, वैसे ही अणु और परमाणु का कंसेप्ट आया। उन्होंने कहा वो परमाणु सबसे सूक्ष्म कण होता है। उसके बाद धीरे धीरे ये परमाणु आगे बढ़ता है और बहुत बाद में इंग्लिश हाई स्कूल टीचर, मैं बड़ा ही सिंपल अंग्रेजी लिख रहा हूँ, इंग्लैंड के रहने वाले हाई स्कूल टीचर जिनका नाम आप जानते हैं जॉन डाल्टन ने कहा कि एटम, इसका नाम जो परमाणु है उसका नाम एटम रखा। एटम में दो पार्ट है, एक है ए का मतलब होता है नॉट और टॉम का मतलब होता है कटेबुल। ए का मतलब हुआ नॉट और टॉम का मतलब हुआ कटेबुल। तो उन्होंने कहा कि किसी भी सब्सटेंस का वह पार्ट जिसको काटा नहीं जा सकता है, अविभाज्य इसको कहिए ना, हिंदी में अगर कहना चाहते हैं तो अविभाज्य आप इसको कह सकते हैं, जिसको काटा नहीं जा सके, जिसको विभाजित नहीं किया जा सके, वो एटम कहलाता है। एटम का शाब्दिक अर्थ भी यही है कि जिसको काटा न जा सके। तो जॉन डाल्टन ने एटम को डिफाइन कर दिया, उसको परिभाषित कर दिया और उन्होंने अपना एक थ्योरी भी दिया, परमाणु का सिद्धांत भी उन्होंने दिया। लेकिन वह परमाणु का सिद्धांत आज किसी भी काम का नहीं है, वो इररिलेवेंट हो गया, वो अब नहीं यूज में है। उसके बाद एक नए साइंटिस्ट हुए जे थॉमसन। उन्होंने भी एक मॉडल दिया, प्लम पुडिंग मॉडल। एटम के बारे में उन्होंने भी कुछ कहा, प्लम पुडिंग मॉडल। उस समय तक इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई थी। लोग कहते थे कि एटम जो होते हैं उसके भीतर भी एटम के छोटे पार्ट भी मालूम है। अभी मैं आपको बता दूं कि आज के समय तक एक एटम को 48 भागों में काटा जा चुका है। मतलब एक एटम के 48 भाग अभी तक नोन हैं, जिनको हम लोग फंडामेंटल पार्टिकल्स का नाम देते हैं। और उनमें से 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में हम लोग जानते भी हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और इन तीनों के बारे में इसलिए जानते हैं क्योंकि इनका कैरेक्टराइजेशन हुआ है, बहुत अच्छे से वेल कैरेक्टराइज्ड हैं ये, इसलिए इन तीनों के बारे में हम जानते हैं। तो एक ज़माना आया कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद जे थॉमसन ने अपना एक मॉडल दिया, लेकिन बहुत कारगर नहीं हुआ ये। जे थॉमसन के बाद एक साइंटिस्ट हुए रदरफोर्ड। उन्होंने एक अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया। सभी लोग जानते होंगे ये इस एक्सपेरिमेंट को, अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया। और उसके आधार पर उन्होंने एक एटॉमिक मॉडल दिया, जिसको कहते हैं एटॉमिक मॉडल को जो भी उन्होंने दिया उसको प्लेनेटरी मॉडल कहते हैं। प्लेनेटरी मॉडल मतलब जैसे सूरज के चारों तरफ प्लैनेट्स घूमते रहते हैं, वैसे ही उन्होंने कहा था कि किसी भी एटम में के बीच में एक न्यूक्लियस होता है जो बहुत ही हार्ड होता है, डेंसर पार्ट होता है, और उसके चारों तरफ बहुत सारे गोलाकार रास्ते बने होते हैं और उन गोलाकार रास्तों में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इसी में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, ऐसा उन्होंने कहा, रदरफोर्ड ने कहा। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पर कहा। और ये एक्सपेरिमेंट क्या था ये हम बाद में बात करेंगे। अभी मैंने बताया भी आपको कि अभी हमें केवल उतनी ही बात करनी है जितने से हमारा काम चल जाए। तो रदरफोर्ड ने कहा कि बहुत सारे सर्कुलर पाथ होते हैं और उन सर्कुलर पाथ को ऑर्बिट कहा जाता है और उन्हीं ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। जैसे हमारे सोलर सिस्टम में सूरज के चारों तरफ प्लैनेट्स, हमारी धरती है और भी बहुत सारे प्लैनेट्स जो है वो घूमते रहते हैं, ठीक वैसे ही न्यूक्लियस के चारों तरफ, ये जो हमने पॉजिटिव साइन लिखा है न्यूक्लियस, इसको कहा उन्होंने कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट स्पीड से। तो ये प्लेनेटरी मॉडल एटम का दिया रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड के कंसेप्ट को बहुत दिन तक एक्सेप्ट किया गया, बहुत दिन तक बातें चली और बहुत दिन तक इनको एप्रिसिएशन भी मिला। बड़ा ही फेमस मॉडल है रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल।
तो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को भी बाद में चल के बहुत सारी कहते हैं ना, लोगों की नज़र लग जाती है, ये लोगों की नज़र लग गई और इसमें बहुत सारे डिमेरिट्स आ गए। जैसे जैसे रिसर्च होते गए, जैसे जैसे डिस्कवरीज होती गई, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस होता गया, वैसे वैसे उसको लोगों ने बहुत करीब से देखा, बहुत जांचा परखा और उस जांचने परखने पर वो खरा नहीं उतरा कसौटी पे, तो उसमें बहुत सारे डिमेरिट्स आ गए और फिर उसको सुधारा गया नए मॉडल में। तो ये जो मैंने लिखा है इसमें इस समय तक रदरफोर्ड के मॉडल के समय तक प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई थी। तो उन्होंने कहा कि प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस में होता है, एटम के बीच में एकदम सेंटर में होता है, और इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस के चारों तरफ के सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाते रहते हैं। और प्रोटॉन के होने के कारण वह पॉजिटिवली चार्ज होगा न्यूक्लियस, और जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन भी होगा, तो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। उसी बात को जे थॉम्सन ने भी एक्सप्लेन किया था। ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है कि एटम हमेशा न्यूट्रल होते हैं। तो ये मॉडल आया रदरफोर्ड का मॉडल। उसके बाद नील बोर का मॉडल आता है। नील बोर के मॉडल में नील बोर्स मॉडल, नील बोर्स एटॉमिक मॉडल, ये बहुत ही रहस्य की बात है, मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, मैं आपको समझा भी नहीं पाऊंगा। एक प्लैंक्स हुए साइंटिस्ट, प्लैंक्स ने एक थ्योरी दिया था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा हो तो उसमें वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जिसके कारण वो रेडिएशन इमिट करेगा। और बाद में चल के जब हाइड्रोजन एटम को टेस्ट किया गया स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में डाल के, तो उन्होंने पाया कि वो हाइड्रोजन एटम जो है वो रेडिएशन इमिट कर रहा है। तो लोगों ने अंदाज़ा लगाया कि अगर रदरफोर्ड का मॉडल सही है और यह प्लैंक्स का एक्सप्लेनेशन भी सही है, तो इलेक्ट्रॉन जो रेडिएशन छोड़ रहा है, उस रेडिएशन के छोड़ने के कारण उसकी एनर्जी घटेगी, और एनर्जी घटते घटते एक दिन इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिरेगा वह एटम अनस्टेबल हो जाएगा और वो एटम न्यूक्लियस टूट जाएगा। तो न्यूक्लियर फिजन होगा, और न्यूक्लियर फिजन के बाद जो एनर्जी रिलीज होती है सो आप जानते ही हैं, वो एटम बम होता है। तो लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। तो इसका मतलब है कि कुछ न कुछ गलत स्टेटमेंट है, कुछ न कुछ ऑब्जेक्शनेबल स्टेटमेंट है रदरफोर्ड के मॉडल में। तो नील बोर ने प्लैंक्स की थ्योरी को रदरफोर्ड के मॉडल को मिला दिया और एक नया मॉडल दिया, और उनके अनुसार एक एटम जो होता है उसके बीच में तो न्यूक्लियस होता ही है, और उनके चारों तरफ जो सर्कुलर पाथ होते हैं उनको अब ऑर्बिट नहीं कह के कहा जाने लगा कि यही है एनर्जी लेवल्स, यही है एनर्जी लेवल्स, या इनको सेल कह सकते हैं आप, या इनको आप स्टेशनरी स्टेट्स भी कह सकते हैं, स्टेशनरी स्टेट्स। तो स्टेशनरी स्टेट्स मतलब ये एकदम इनकी एनर्जी फिक्स है और ये मूव नहीं कर रहे हैं, एकदम स्थित है, स्थिर है ये, तो स्टेशनरी स्टेट में इनको कहा जाता है। तो ये बोर ने कहा था, नील बोर ने कहा था। नील बोर के थ्योरी में एनर्जी का कंसेप्ट आता है, और वहाँ उन्होंने कहा था कि ये जो एनर्जी लेवल्स हैं जिनको हम ऑर्बिट कह रहे हैं, वे ऑर्बिट्स उन ऑर्बिट्स को काउंटिंग नंबर से दिखाते हैं। ये जैसे कि ये 1 नंबर हुआ, ये 2 नंबर हुआ, 3 नंबर हुआ, जिसमें n हम लोग यूज करते हैं, इसके लिए n बराबर 2, n बराबर 3 ऐसे यूज करते हैं। और इस n को हम लोग कहते हैं, ये काउंटिंग नंबर है, 1 2 3 हम काउंट कर रहे हैं, ये काउंटिंग नंबर है, और इसी का एक नाम रखा गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अंग्रेजी में भी यही नाम है और हिंदी में भी यही लिखना होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो उन्होंने कहा कि ये सेल होते हैं, और उन्होंने ये भी कह दिया कि n का वैल्यू अगर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो सेल जो होगा उसका डेजिग्नेशन भी उन्होंने कर दिया, नाम भी लिखा, K है, L है, M है, N है, ऐसे सेल होते हैं, ऐसे सेल KLMN होते हैं। तो हम इन सेल्स को क्या कह सकते हैं? एनर्जी लेवल्स हैं। ये क्या है? एनर्जी लेवल्स हैं। और आप समझ रहे हैं कि इनमें कौन प्रेजेंट होंगे? इलेक्ट्रॉन्स। इसमें इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं। इन एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होते हैं।
तो अब ये एनर्जी लेवल्स होंगे। फिर बाद में चल के और भी इनको समझा गया और तब कहा गया कि एक सबसेल का कंसेप्ट आया। सबसेल का मतलब हुआ कि सेल के छोटे छोटे पार्ट, सेल के छोटे भाग को सबसेल कहा गया। और सबसेल के लिए कहा जाता है कि किसी भी सेल में, जैसे के है तो इसमें एक ही सबसेल होगा एस, सबसेल को SP-DF से रिप्रेजेंट किया गया, और एल होगा अगर तो उसमें होगा एस भी और पी भी। एम होगा, अगर सेल एम है तो इसमें एस भी होगा, पी भी होगा, डी भी होगा। और अगर एन है तो इसमें एस होगा, पी होगा, डी होगा और एफ होगा। ये चारों के चारों सबसेल उसमें होंगे। ये सबसेल, उनके छोटे छोटे पार्ट्स को डिफाइन किया गया और उनको कहा गया कि ये सब सबसेल है। और सबसेल की संख्या भी n होती है। सबसेल की संख्या बराबर n। जैसे कहता है कि k के लिए, k अगर सेल है तो उसके लिए n का वैल्यू 1 हुआ तो उसमें एक ही सबसेल होगा s। l के लिए n का वैल्यू 2 है तो उसके लिए 2 सबसेल होंगे s एंड p। m के लिए n का वैल्यू 3 है तो 3 सबसेल होंगे s, p, d। वैसे ही हम इसको कह सकते हैं। तो हर एक सेल में एक सबसेल होता है। लेकिन बोर्ड्स के मॉडल को भी नज़र लग गई और बोर्ड्स के मॉडल में भी बहुत सारे एरर्स आ गए। और उस एरर को आने का दो सबसे बड़ी घटना थी। एक था हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और एक था डी ब्रॉगली का मैटर वेव। डी ब्रॉगली ने साबित कर दिया मैथमेटिकली कि दुनिया के जितने भी मटेरियल हैं, जितने भी सब्सटेंस हैं, हम हैं, आप है, पहाड़ है, नदी है, सभी चीज़, सब में वेव नेचर होता है, उनमें भी वेव नेचर होता है। तो उन्होंने साबित कर दिया, मैथमेटिकली कैलकुलेट करके उन्होंने दिखा दिया। और हाइजेनबर्ग्स ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है किसी न्यूक्लियस के चारों तरफ तो हम उसका सर्टेन पाथ डिसाइड नहीं कर सकते हैं। और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो बहुत बड़ी चीज़ है, वो आगे पढ़िएगा आप, या कभी मौका मिलेगा तो मैं बताऊंगा। और अगर आप और भी ज़्यादा इच्छुक हैं तो एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का इस चैनल पर लेक्चर अवेलेबल है, आप हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल टॉपिक देख लीजिए। तो उन्होंने कहा, और एटम के जो भी कंसेप्ट थे, क्लासिकल कंसेप्ट, वो सब डिस्कार्ड आउट हो गए, वो सब एकदम से धराशायी हो गए। तब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आया। और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में अब जब हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के आधार पर हम किसी भी एटम में, किसी सेल के बारे में, इलेक्ट्रॉन के पाथ के बारे में अगर सर्टेनिटी के साथ नहीं कर सकते हैं तो हम केवल संभावना व्यक्त कर सकते हैं। ओनली वी कैन एक्सप्रेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस इन द एटम। नाउ द कंसेप्ट ऑफ द सेल एंड सबसेल is substituted by the concept of orbitals। अब बातें हुई कि सेल और सबसेल को भूल जाइए, अब जो होंगे कंसेप्ट किसका होगा, ऑर्बिटल का। और अब हम ऑर्बिटल की बात करते हैं तो हर एक सबसेल का जो ओरिएंटेशंस होता है, नंबर ऑफ ओरिएंटेशन, उसी को ऑर्बिटल कहते हैं। और हर एक सबसेल का नंबर ऑफ ओरिएंटेशन कैसे निकालते हैं ये तो दूसरी बात है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि सबसेल जो हुआ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ सबसेल, और उसमें ऑर्बिटल कैठो होगा। ऑर्बिटल को हम बॉक्स से लिखेंगे, एस सबसेल है तो एक ठो बॉक्स बनाया जाएगा। अगर पी सबसेल है तो इसमें 3 ठो बॉक्स बनाया जाएगा। अगर डी सबसेल है तो इसमें 5 ठो बॉक्स बनाया जाएगा, 2 3 4 5। और अगर एफ सबसेल है तो इसमें 7 बॉक्स बनाए जाएंगे। इस तरह से बॉक्स बनाया है। जो बॉक्स मैंने बनाया है ये सारे के सारे बॉक्स रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्बिटल्स को। और हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रखा जा सकता है। और उसके आधार पर आपने देख लिया कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, और यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रख सकते हैं। तो ये सब एनर्जी लेवल की कहानी है। मैंने केवल अपने आप को फोकस किया है अभी एनर्जी लेवल पे। मैंने आपको हिस्ट्री समझा दिया कि एटम कहाँ से एटम का जन्म हुआ और एटम आज कहाँ है। हाल ही में पिछले साल की बात है, 2020 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट ने एटम को फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए देखा। एटम को आज तक किसी ने देखा भी नहीं, आप यूँ समझ लीजिए। एटम जो है वो पूरा का पूरा एक हाइपोथेटिकल चीज़ था 2020 से पहले, जो मैथमेटिकल बैकग्राउंड
पर आधारित था। मैथमेटिक्स के बेसिस पर इक्वेशन निकाला और मैथमेटिक्स ने जो शेप कहा एटम का, हम वही शेप जानते थे अभी तक। और मैंने कहा कि अभी 2020 में हाल ही में एक स्टूडेंट ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एटम को देखा फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए, और ये इतना रहस्यमयी चीज़ है ये एटम। अब जब हमने आपको एनर्जी लेवल्स बता ही दिया है, तो अब हम कह सकते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन्स को इन्हीं एनर्जी लेवल्स में अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो उसी को हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहेंगे। जो एनर्जी लेवल्स हैं हमारे पास, उन्हीं में हम इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तब उसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और हिंदी में इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसकी परिभाषा हुई कि अलग अलग एनर्जी लेवल में, एनर्जी लेवल कौन कौन से हो गए, सेल हुए, सब सेल हुए और ऑर्बिटल हुए। तो इन एनर्जी लेवल्स में हम इलेक्ट्रॉन को सजाएंगे। जितना इलेक्ट्रॉन उस एटम के पास है, कितना है ये आप जानते हैं, जितना उसका एटॉमिक नंबर है। तो जितना इलेक्ट्रॉन उस एटम के पास हैं, उन सारे इलेक्ट्रॉन्स को इन एनर्जी लेवल्स में अगर सजा दिया जाएगा तो हम उसको कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो क्या कहिएगा कि परमाणु में उपस्थित, परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स को विभिन्न ऊर्जा स्तरों, विभिन्न एनर्जी लेवल्स, ऊर्जा स्तर मतलब एनर्जी लेवल्स में सजाने की प्रक्रिया, सजाने की प्रक्रिया को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहेंगे। यह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हुआ। अब इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं एटम में? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सभी लोग जानते हैं, एटॉमिक नंबर के बराबर, एटॉमिक नंबर के बराबर। जैसे सोडियम की बात कीजिए तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी हो जाएगी उसमें 11। तो 11 इलेक्ट्रॉन हमें सजाने हैं। और मैंने अभी आपको बताया भी कि के सेल हैं, के सेल है, तो इसमें सब सेल कौन सा होगा? केवल एस होगा। तो इसमें ऑर्बिटल का ठो होगा, केवल एक ठो होगा। के है तो सब सेल एस हुआ और इसमें ऑर्बिटल ऐसे बना दिया। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 ही होगी। वैसे ही अगर एल है तो इसमें सब सेल एस भी होगा और पी भी होगा। और एस के लिए आप बनाओगे 1 ठो घर और पी के लिए बनाओगे आप 3 ठो घर। तो 3 दूना 6 और 2 8। तो इसमें इलेक्ट्रॉन 8 रख सकते हैं आप, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 रख सकते हैं। के एल एम में वैसे ही एस भी होगा, पी भी होगा और डी भी होगा। तो आप समझ गए होंगे कि इसके लिए 1 ठो घर, पी के लिए 3 ठो घर और डी के लिए 5 ठो घर, 5 ठो घर। ये डी हुआ, ये पी हुआ और ये एस हुआ। तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 10 6 16 और 2 18, 18 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो ऐसे हम लोग इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने का क्या मतलब है आपने समझ लिया। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अलग अलग ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉन का बंटवारा है। तो अब हमको बंटवारा करने के लिए कुछ रूल्स पढ़ने होते हैं कि कैसे आप बंटवारा करेंगे। तो उन रूल्स को जानने के लिए मैंने एक वीडियो बनाना होगा एक अलग से। अभी मैं आपको कन्फिग्रेशन लिखना सिखा देता हूँ कि अगर आप सोडियम का ही लिखना चाहते हैं, सोडियम का ही आप लिखना चाहते हैं, एटॉमिक नंबर 11 है, तो 11 में कैसे भरेंगे? के है, एल है, एम है और एन है।
तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, इसमें 8 भर सकते हैं। तो आप लिखिए तो 2 और 8 लिख दीजिए। आप अगर सबसेल में लिखना चाहते हो तो देखिए, सबसेल में लिखने के लिए 1s2, 2s2, 2p6, 11 है तो 2 8 1 हो गया, 2p6 और उसके बाद 3s1। अब ये कैसे भरते हैं, इसके लिए हमें कुछ रूल्स पढ़ने होंगे। रूल्स मैं आपको समझा देता हूँ शॉर्टकट में। ये रूल्स कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का रूल्स कौन कौन सा है, क्या क्या हमें पालन करना चाहिए, और उसके आधार पे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख पाएंगे। ये तो मैंने एक ट्रेलर आपको दिखा दिया कि कैसे लिखना है। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हमें जो रूल फॉलो करना है उसमें पहला है अफबाऊ प्रिंसिपल, अफबाऊ सिद्धांत, अफबाऊ प्रिंसिपल हमें पढ़ना है। अफबाऊ कोई नाम नहीं है, अफबाऊ का मतलब होता है बिल्डिंग अप, बनाना, क्रिएट करना। तो ये कहता है कि जब कभी आप इलेक्ट्रॉन भरेंगे किसी भी एनर्जी लेवल में, तो ऐसा करने के लिए, ऐसा करने के क्रम में आपको फॉलो करना चाहिए एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम। मतलब इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसमें जाएगा जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी, और उसके बाद बढ़ते क्रम में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा के में, के की एनर्जी सबसे कम होती है, उसके बाद एल में, तब इलेक्ट्रॉन एम में, तब इलेक्ट्रॉन एन में, ऐसे जाएगा। सेल की बात कीजिए तो सेल में, सेल में। और उसके लिए अगर सबसेल में, अगर इलेक्ट्रॉन सबसेल में आपको भरना है तो मैं एक ट्रायंगल बना के दिखाता हूँ आपको। देखिए 1s का मतलब हुआ ये पहला का सेल हुआ। 1 का मतलब मैंने अब लिखा था पहले कि n का वैल्यू 1 है तो वो k है, तो k का ये है। ये दूसरा सबसेल होगा, दूसरा सबसेल, दूसरे सेल का सबसेल 2s और 2p। ये तीसरे का 3s एंड 3p, ये तीसरे का, तो तीसरे में तो d भी होता है 3d। चौथे का 4s, 4p एंड 4d, तो 4d है तो 4f भी होगा, चौथे में तो f भी होगा। वैसे ही 5s, 5p, 5d, 5f, 6s, 6p, 6d, 6f, 7s, 7p, 7d, 7f। देखिए आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर आपने 4 तक तो f लिखा, समझ में आया भी, क्योंकि 4 तक f होगा, m है तो d तक आया, और n होगा तो f भी होगा। लेकिन 5 में आप f के बाद g क्यों नहीं लिखे, h क्यों नहीं लिखे? तो मैं बता दूं आपको कि g और h भी होगा, लेकिन अभी तक हमारे पास जितने भी तत्व ज्ञात हैं वो सभी इसी तक, यहीं तक आ जाते हैं, इसलिए हमें आगे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब जब इसमें इलेक्ट्रॉन भरिएगा तो पहले इलेक्ट्रॉन आएगा 1s में, उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा 2s में, तब इलेक्ट्रॉन जाएगा 2p में, 2p के बाद 3s में, 3s के बाद 3p में, 3p के बाद देखिए 3d में न जाके 4s में गया है। इसी ऑर्डर को आपको फॉलो करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के दरमियान, ये आपको फॉलो करना है। अब अगर हम सोडियम का ही लिख रहे थे, एक रूल ये हुआ अफबाऊ प्रिंसिपल, सोडियम का ही हम अगर लिख रहे थे तो देखिए पहले 1s में गया, 1s में s में 2 इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो 2 डाला है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, 2s में, तो 2 इलेक्ट्रॉन डालना तो डाला है। उसके बाद 2s के बाद 2p में जा रहा है तो 2p में तो 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, भर दिया है। उसके बाद जब 1 इलेक्ट्रॉन बच गया 3s में 1 इलेक्ट्रॉन डाल दिया। तो इस तरह से हमने इलेक्ट्रॉन भर देना है। इलेक्ट्रॉन जब आप भर देंगे, इसमें और भी प्रिंसिपल्स हैं। एक प्रिंसिपल होता है हुंड्स रूल, और एक होता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, लेकिन वो सब आपके लेवल की चीज़ नहीं और आपके काम की भी चीज़ नहीं है। मैं उस पर अपना वक्त ज़ाया नहीं करूँगा, वो आपके काम की चीज़ नहीं है, लेकिन मैं नाम आपके सामने ज़रूर रख दूँगा कि वो रूल हैं कौन से। तो वो रूल हैं हुंड्स रूल और एक है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, वो मैं आपको अभी नहीं बता सकता हूँ।
हुंड्स रूल, और तीसरा है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये रूल्स हैं, 3 रूल्स पर आधारित होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आपको ये अभी नहीं समझना है। तो हमने लिख दिया, जैसे सपोज कीजिए कि हमने एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, एटॉमिक नंबर 13 इसका होता है, तो इसका मतलब इसमें 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो लिखेंगे हम लोग 1s2, उसके बाद 2s में इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद 2p में 6 इलेक्ट्रॉन। देखिए दूसरा सेल खत्म हुआ तो कॉमा दे दिए। 2p के बाद 3s में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 3s2। अब गिनती कर लेते हैं, 2 2 4 6 4 10 2 12, 1 इलेक्ट्रॉन बच गया जो 3p में चला जाएगा, 3p1। इस तरह से हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। अब यहाँ पर बारी आती है कि आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन में जितना इलेक्ट्रॉन है वह उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। ये जो कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखा है ये है आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन, आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन, और बाह्यतम विन्यास इसको कहिए, और इसी में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। हिंदी में इसको हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके कितने हो गए? 3। आपको ये आना चाहिए। वैसे ही अगर हम आयरन का लिखें तो आयरन का 26 होता है एटॉमिक नंबर, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। 26 होता है, लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3p के बाद 4s2 और 3d6। अब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये दोनों मिलाकर होगा, और ये दोनों मिलाकर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कर देता है 8। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके 8 हो गए। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको जानना चाहिए। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक कंसीक्वेंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इतनी बात आपको अगर मालूम है, इतनी ही बात अगर मालूम है तो हम इस पीरियोडिक टेबल को एकदम बढ़िया से खंगाल सकते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल में कैसे हम एलिमेंट का जगह पता करेंगे। आज तो मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाया है। आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे, और आप घर पे लिखना भी एटॉमिक नंबर 1 to एटॉमिक नंबर 30 का लिखना। और अगर कोई डाउट होता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। मैंने इसमें बहुत सारी बातें छोड़ भी दी है, मैं देखता हूं कि आप में से कितने इंटरेस्टेड हैं, और अगर आप मैंने कमेंट में लिखा तो मैं निश्चित रूप से इसको और आगे बढ़ाऊँगा बहुत ही जोश खरोश से, और आप इससे बहुत लाभान्वित होने वाले हैं। मैं दावा करता हूं कि केमिस्ट्री में जो आपको पढ़ाया जाएगा वो निश्चित रूप से एक अप टू मार्क होगा, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कोई सवाल नहीं छूटना है। ठीक है, अब फिर वही बात है कि अगर ये आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक देना ना भूलें, और अगर आप मेरे नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि फिर से नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आता रहे। और जो भी नोटिफिकेशन आए और वीडियो आए तो उसको लाइक कर देना नहीं भूलेंगे। अपने दोस्तों से भी शेयर करें। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर से भेंट होगी।